वेलकम माय डियर इंजीनियर फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके इस फेवरेट चैनल बोधी ट्री में। दोस्तों आज हम कक्षा 12 का बीए जिसे कहते हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या बिजनेस स्टडीज, उसका चैप्टर नंबर 4 व्यवस्था तंत्र स्टडी करने वाले हैं। इससे पहले के जो तीनों चैप्टर है उसके वीडियो में मैंने अपलोड कर दिए हैं, वो आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट में जाकर आप ढूंढिए, देखिए। तो आज हम चौथा चैप्टर स्टडी करने वाले हैं। आई एम श्योर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। सभी विषय के वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। और अपने दोस्तों को इसके बारे में अवश्य बताइएगा और वीडियो को लाइक और कमेंट्स अवश्य कीजिएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर 4 व्यवस्था तंत्र। तो दोस्तों मैं परीक्षा लक्ष्य तैयारी कर रहा हूं कि आपको परीक्षा में किस तरह से लिखना है कि आपको फुल मार्क्स मिले। हमारा उद्देश्य है 100% मार्क्स लाना। तो प्रश्न है व्यवस्था तंत्र अर्थात क्या, उसके लक्षण अथवा स्वरूप बताइए। तो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व्यक्तियों यानी कि कर्मचारियों के बीच अधिकार और दायित्व का विभाजन करना अर्थात व्यवस्था तंत्र। यानी कंपनी आपने स्टेब्लिश की है, आपने एक लक्ष्य रखा है, उसमें आपने जो कर्मचारी रखे उसमें किसके अधिकार क्या है, किस कर्मचारी के दायित्व क्या है, इसका जो विभाजन होता है उसे हम कहते हैं व्यवस्था तंत्र। लक्षण, पहला लक्षण है उद्देश्य लक्ष्य प्रवृत्ति। ये तो सब में कॉमन है, जो हमने आपने व्यवस्था बनाई है उसका एक उद्देश्य होगा, उसको लेकर आप चलोगे। मानवीय प्रवृत्ति, ये एक मानवीय प्रवृत्ति है क्योंकि इसमें मानव जुड़े होते हैं। सामूहिक प्रवृत्ति है, आप कंपनी चला रहे हो तो आप अकेले व्यक्ति उस कंपनी को रन नहीं कर रहे हो, उसमें जो भी कर्मचारी है वो आपके उस प्रवृत्ति का एक हिस्सा है, इसलिए सब लोग कहते हैं सामूहिक प्रवृत्ति। आयोजन पर आधारित, ये प्रवृत्ति है जो आयोजन पर आधारित है। इसका उद्देश्य होता है अधिकारों और दायित्व को सौंपना। अधिकार यानी क्या क्या उसके अधिकार मिलेंगे और दायित्व यानी जिम्मेदारी क्या क्या है। आंतर संबंधों की स्थापना करना, अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में अच्छी तरह से कोऑर्डिनेशन बना रहे, सामंजस्य बना रहे ताकि आप लक्ष्य को प्राप्त कर सको। नियंत्रण और निरीक्षण, इसमें ऑब्जर्वेशन किया जाता है और उसके हिसाब से जो अपने अलग अलग जो परिवर्तन होते हैं वो भी किए जाते हैं। ये परिवर्तनशील प्रक्रिया है, वक्त के साथ साथ जो भी आवश्यक बदलाव होता है इस प्रक्रिया में किया जाता है। नियंत्रित प्रबंधकीय ढांचा, ये जो ढांचा होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, ये नियंत्रित यानी इसे कंट्रोल करके चलाया जाता है। व्यवस्था तंत्र की प्रक्रिया को समझाइए। व्यवस्था तंत्र की प्रक्रिया है लक्ष्यों की स्पष्टता, लक्ष्य आपका स्पष्ट होना चाहिए। कार्यों की सूची होनी चाहिए कि आपको क्या काम करना है, किस व्यक्ति को क्या काम सौंपा गया, किसको क्या काम करना है, इसकी एक व्यवस्थित लिस्ट होनी चाहिए। कार्यों का विभागीकरण, कार्य को आपको अलग अलग विभागों में बांट के लोगों को सौंपना है। फॉर एग्जाम्पल आपका सपोज कि आपका रेडीमेड कपड़े बनाने का काम काज है, तो आप उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट बनाएंगे। जैसे कटिंग डिपार्टमेंट है, स्टिचिंग है, स्टिचिंग जहाँ कपड़े को बनाया जाएगा, फिर पैकिंग डिपार्टमेंट है। इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट बनाएंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग लोगों की नियुक्ति करेंगे। कटिंग डिपार्टमेंट में जो लोग होंगे कपड़ा कट करेंगे अलग अलग पैटर्न के हिसाब से। स्टिचिंग डिपार्टमेंट उन्हें सिला जाएगा, आयरन करके फिर उसे पैक किया जाएगा। उसके बाद अलग अलग दूसरा डिपार्टमेंट है उसको सेल करेगा, जो सेल्स डिपार्टमेंट है। तो इस तरह से कार्यों का विभागीकरण होता है। विभागीय पद और योग्यता निश्चित करना, इसमें जैसे कटिंग डिपार्टमेंट है, इसमें जो भी जो मैन अथॉरिटी होगा उसकी कुछ योग्यताएं होगी, उसकी कुछ जिम्मेदारी होगी, कुछ दायित्व होंगे। इसी तरह हर एक डिपार्टमेंट में एडमिनिस्ट्रेटर को नियुक्त किया जाता है और उसको उसकी योग्यता के हिसाब से कुछ एबिलिटीज होती है, उसके हिसाब से उसे नियुक्ति दी जाती है। अधिकार और दायित्व को सौंपना, जो मैंने आपको बताया कि आप अपॉइंट कर रहे हो कंपनी में, तो क्या व्यक्ति के अधिकार क्या है, उसकी जिम्मेदारी क्या है, ये पहले से निश्चित करना होता है। और आंतर संबंधों की स्थापना करना, लोगों में कोऑर्डिनेशन बना रहे, अलग अलग जो डिपार्टमेंट, जैसे मैंने आपको बताया 3 डिपार्टमेंट बताए जैसे रेडीमेड डिपार्टमेंट में, तो इन तीनों के बीच में एक सामंजस्य होना जरूरी है, नहीं तो काम आपका नहीं हो पाएगा, सही समय पे आप काम को पूरा नहीं कर पाओगे। व्यवस्था तंत्र का नक्शा तैयार करना, एक मैप चार्ट होता है, एक रोड मैप होता है कि किस तरह से आपको कपड़ा कोई चीज बनानी है। जैसे आप कपड़ा लाओगे, सेल पहले परचेज करोगे, फिर कटिंग होगी, स्टिचिंग होगी, आयरनिंग होगी, फिर उसके बाद सेल्स डिपार्टमेंट है वो उसको सेल करेगा। एक पूरा सा एक व्यवस्था तंत्र होता है, उसके हिसाब से आयोजन चलता है। व्यवस्था तंत्र का ढांचा के बारे में बताइए।
तो पहला है रेखी व्यवस्था तंत्र, जैसे कि सैन्य व्यवस्था तंत्र। ये सबसे पुराना तंत्र है। अधिकार का केंद्रीकरण उच्च स्तर पर होता है, यानी आर्मी में जो जनरल है वो सबसे बड़ी अथॉरिटी है, अंतिम अथॉरिटी माना जाता है उसे। और धीरे धीरे जो नीचे नीचे जो अधिकार ऊपर जाने जाने पर धीरे धीरे अधिकार जो है बढ़ते जाते हैं, तो जिम्मेदारियां भी बढ़ती जाती है। एक सीधी रेखा में चलने वाला आयोजन होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं रेखी व्यवस्था तंत्र। अधिकार और दायित्व का विभाजन उच्च स्तर से निम्न स्तर तक होता है। जैसा मैंने आपको बताया कि नीचे से ऊपर जाएंगे वैसे वैसे अधिकार और दायित्व बढ़ते जाते हैं। यहाँ पे होगा लेफ्टिनेंट होगा, मेजर होगा, कर्नल होगा, ब्रिगेडियर होंगे, जनरल होंगे। हायर अथॉरिटी जो जनरल है, जो सबसे टॉप पे, उसके अधिकार सबसे ज्यादा होंगे, उनकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा होगी। ऊपर से नीचे से ऊपर जाने पे अधिकार और दायित्व तो बढ़ते जाते हैं, वो ऊपर से नीचे आने पर कम होते जाते हैं। ये एक सीधी रेखा वाला व्यवस्था तंत्र कहलाता है। मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, आप जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। देखिए, रेखीय व्यवस्था तंत्र में क्या होगा, जनरल मैनेजर और संचालक मंडल है। इसमें क्या क्या आ जाते हैं, उत्पादन विभाग जो वस्तु को बनाता है, प्रबंध विभाग, मैनेजमेंट विभाग, और विक्रय यानी सेल वाला विभाग जो सेल करता है। उत्पादन विभाग में आ जाता है उत्पादन अधिकारी, क्रय अधिकारी, यानी उत्पादन, जैसे मैंने आप रेडीमेड का उदाहरण बता रहा हूं मैं, कि रेडीमेड का कंपनी आप चला रहे हो रेडीमेड कपड़ों की, तो आपको जो रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, तो उसके लिए आप रखोगे सेल्स मैनेजर। प्रबंध विभाग में आएगा मैनेजमेंट का अधिकारी आएगा, हिसाबी अधिकारी जो हर चीज का हिसाब रखेगा, कितना प्रोडक्शन हुआ। विक्रय विभाग, इसमें विक्रय विभाग अधिकारी होगा, विज्ञापन अधिकारी होगा। आज पूरी सारी दुनिया एडवर्टीजमेंट पे चल रही है, तो आप एक ऐसा स्टाफ रखते हो जो आपके जो प्रोडक्ट्स है उसकी एडवर्टीजमेंट करता है, ताकि आपका सेल बढ़ सके। फिर इनके नीचे आते हैं सुपरवाइजर, लिपिक। लिपिक का मतलब होता है क्लर्क। ये शब्द हिंदी का प्योर शुद्ध हिंदी का शब्द है। ये जो ढांचा इस तरह से चलता है। और सबसे नीचे आते हैं फॉरमैन और श्रमिक यानी मजदूर। ओके। दूसरा है कार्यानुसार व्यवस्था तंत्र। देखिए, व्यवस्था तंत्र विभाग को ज्यादा महत्व देने से कार्यानुसार व्यवस्था तंत्र का ख्याल अस्तित्व में आया। तो पहले रेखीय व्यवस्था तंत्र चलता था, लेकिन बाद में कार्यानुसार व्यवस्था तंत्र अस्तित्व में आया। रेखीय व्यवस्था तंत्र की मर्यादा को दूर करने के लिए कार्यानुसार व्यवस्था तंत्र अस्तित्व में आया। कार्यानुसार व्यवस्था तंत्र में कार्य के अनुसार अधिकार और दायित्व सौंपे जाते हैं। इस तरह के व्यवस्था तंत्र में व्यक्ति क्या करता है, उसके काम क्या है, उसके हिसाब से उसे दायित्व और जिम्मेदारी सौंपी जाती है। इसकी रचना देखिए, मुख्य अधिकारी होगा, प्रबंध विभाग होगा, मैनेजमेंट का विभाग, और कारखाना विभाग। प्रबंध विभाग के नीचे आ जाएंगे सूचना अधिकार, अनुशासन अधिकारी, हिसाबी अधिकारी, मार्गदर्शन अधिकारी। और कारखाना विभाग में आ जाएंगे आपके समूह अधिकारी, गति अधिकारी, गुणवत्ता नियंत्रक, क्वालिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, और इसके अलावा कर्मचारी और श्रमिक उनके नीचे आ जाते हैं। ये आप जिस तरह से दोस्तों मैंने फिगर बनाया है, जिस तरह चार्ट में, इस तरह से बना के आप बोर्ड में लिखोगे तो आपको एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। मैं जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले कहा कि हमारा उद्देश्य है 100% मार्क्स लाना, उसमें कोई कमी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इसी तरह से बोर्ड में रखिएगा। एक है औपचारिक व्यवस्था तंत्र। इसकी व्याख्या है, निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति और कार्य के बीच संबंध का जो विधिवत ढांचा स्थापित किया जाता है उसे औपचारिक व्यवस्था तंत्र कहते हैं। औपचारिक यानी जिसमें एक नियम कानून को व्यवस्थित ढंग से फॉलो करके बनाया जाता है। लक्षण, इसमें सोच समझकर उद्देश्य निश्चित किया जाने से यह औपचारिक ढांचा बनाया जाता है। इसमें हर चीज पहले से डिटरमाइंड होती है। इसके लक्षण है विशाल कद, इसका ढांचे का कद जो होता है काफी विशाल होता है। अपरिवर्तनशील, यानी इसमें परिवर्तन नहीं होता है। इसमें जो एक बार आपने निश्चय कर दिया उसमें कोई बदलाव आता नहीं है। उच्च से निम्न अधिकार सौंपना, अधिकार सौंपना उच्च स्तर से निम्न स्तर तक होता है। यानी हर जो व्यक्ति है, जो भी आपके व्यवसाय तंत्र का हिस्सा है, सबके कुछ अधिकार होते हैं और सबके कुछ दायित्व होते हैं। निश्चित संबंध, विधिवत रूप से ढांचे की रचना होने से कर्मचारियों के मध्य संबंध निश्चित होते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो ढांचा है एकदम विधि के हिसाब से बना जाता है, सबके दायित्व और अधिकार एकदम निश्चित होते हैं, तो क्या होता है कि संबंध जो है बढ़िया बने रहते हैं। सूचना संचार का कोई स्थान इसमें नहीं होता है। अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र यानी बिना किसी निश्चित उद्देश्य के सामूहिक परिणाम में योगदान देने के लिए व्यक्ति स्वयं रचित
संबंध और जिस ढांचे का निर्माण करता है उसे अनौपचारिक ढांचा कहते हैं। यानी यहाँ पे निश्चित उद्देश्य निश्चित नहीं होता है और सामूहिक लोग इकट्ठे होते हैं और अपने ढंग से धीरे धीरे जिम्मेदारियां और दायित्व धीरे धीरे निश्चित होता है वक्त के हिसाब से, पहले से निश्चित नहीं होता है। जैसी व्यवस्था होती है भविष्य को उसके हिसाब से किया जाता है, उसे कहते हैं हम अनौपचारिक ढांचा। बिना सोचे समझे बिना किसी निश्चित उद्देश्य के लिए अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र बनाया जाता है। छोटा होने से परिवर्तनशील होता है, मानव व्यवहार पर आधारित होता है। एक आपको सामान्य सा उदाहरण बता रहा हूं, जैसे कि मान लीजिए आप गांव के सरपंच हो, आपको मनरेगा योजना चला रहे हैं। मनरेगा योजना के बारे में आप लोग को आएगा, इसमें महात्मा गांधी रोजगार योजना होती है। इसमें मनरेगा योजना में आपको आपके गांव में जो है तालाब बनाना है, तो आपने गांव के लोगों को इकट्ठा किया। आपको मालूम नहीं कि हम तालाब कितना बनाएंगे, आपके बजट के हिसाब से आपको बनाना है। आपने गांव के लोगों को इकट्ठा किया, आप नहीं जानते कि किसकी क्या एबिलिटी है। जब आप एक दो दिन काम कराओगे तो आपको ख्याल आ जाएगा कौन सा व्यक्ति जो है वो खड्डा खोदने का अच्छा काम करता है, कौन सा व्यक्ति जो है ईंट अच्छी तरह से लगाता है। इस तरह से आप हर व्यक्ति को देखोगे, उसके बाद आप उसकी जिम्मेदारी निश्चित करोगे। ये होता है अनिश्चित और अनौपचारिक व्यवसाय तंत्र। इसमें वक्त के हिसाब से बदला जाता है और हो सकता है कि भाई चलो आज आपने किसी को, एक व्यक्ति को मैनेजर बनाया आपके उसके गांव में से किसी को, और वो सही ढंग से काम नहीं कर रहा, तो उसके बदले आप जो दूसरा व्यक्ति नया उभर के आएगा आपके नजरों के सामने, आप उसको अपॉइंट कर दोगे। यानी ये जो तंत्र है ये मानव व्यवहार पर आधारित होता है कि जो जितना योग्य होगा उसके हिसाब से होता है। ये सर्वव्यापी होता है, ये सब जगह अपने को देखने को मिलता है। इसमें सूचना संचार अनौपचारिक होता है। इसमें जैसे मैंने मान लो कि मैं गांव का सरपंच हूं, मैंने योजना करी, तो हमारे बीच में जो औपचारिक होगा उसमें कोई लिखित कंप्यूटराइज लेटर के द्वारा कोई भी व्यवसाय नहीं होगा। जब भी मैं सुबह बुलाऊंगा गांव के लोगों को बुलाऊंगा, उनको मौखिक सूचना दूंगा और इसी तरह से मौखिक सूचना के द्वारा सब कामकाज होता है। इसमें नियंत्रण की आवश्यकता होती है। अब देखिए मैंने आपको बताया कि गांव के मैंने 50 लोगों को इकट्ठा कर लिया है भाई कुआं तालाब बनाने के लिए। अब 50 लोग हैं, अब मैं उनके साथ रह रहा हूं, उनके साथ मुझे रहना पड़ेगा ताकि मेरा काम सही समय पे पूरा हो। औपचारिक व्यवसाय तंत्र का ये पूरक है, यानी उसका विरोधी भी कह सकते हैं। औपचारिक में क्या होता है, हर चीज पहले से डिसाइडेड होती है या वक्त के हिसाब से होता रहता है। श्रेणिक व्यवसाय तंत्र ये आधुनिक रूप का व्यवसाय तंत्र है, इसको ध्यान में रखिएगा। दो अलग अलग प्रकार के ढांचे होते हैं, सामान्य ढांचा और टेक्निकल ढांचा। सामान्य ढांचा इसमें निर्णय प्रक्रिया जुड़ी होती, टेक्निकल ढांचा यानी प्रोजेक्ट ढांचा, इसमें टेक्निकल प्रश्नों का निवारण होता है। और सामान्य और टेक्निकल ढांचे के जो समन्वय को हम कहते हैं श्रेणिक व्यवस्था तंत्र। इसकी रचना देखिए, श्रेणिक व्यवस्था तंत्र, इसमें क्या क्या आ जाता है, उत्पादन आ जाता है, क्रय आ जाता है, इंजीनियरिंग आ जाता है, रिसर्च एंड एनालिसिस आ जाता है, प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट 1 का संचालक, प्रोजेक्ट 2 का संचालक, प्रोजेक्ट 3 का संचालक। तो हर प्रोजेक्ट के जो अलग अलग मैनेजर होते हैं और तीनों में अपने को कोऑर्डिनेशन करना होता है, और तीनों जो होते हैं ये अपने अपने डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट होते हैं। जैसे मैंने आपको रेडीमेड का बताया था, उसमें जो स्टिचिंग डिपार्टमेंट है, कटिंग डिपार्टमेंट है, पैकिंग डिपार्टमेंट है, सबके अलग अलग मैनेजर होंगे और सब अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट होंगे। इस तरह की व्यवस्था होती है। विकेंद्रीकरण अर्थात क्या, समझाइए। केंद्रीकरण यानी किसी एक ही जगह पर एक ही व्यक्ति के आसपास सारी सत्ता इकट्ठी हो जाए। विकेंद्रीकरण यानी सत्ता का बंटवारा। तो देखो, उच्च स्तर से निम्न स्तर तक अधिकारों को सौंपा जाए तो वह सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाता है। ओके, यानी इसमें जो सत्ता है, जिम्मेदारियां हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग ढंग से सौंपी जाती, कोई एक व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता है। इस तरह की व्यवस्था को कहते हैं हम विकेंद्रीकरण। इसका लाभ क्या है, तो उच्च स्तर के कार्यभार में कमी आती है। जैसे मैंने आपको बताया कि सत्ता का केंद्र में एक ही व्यक्ति है, कोई मान लो कंपनी चला रहे हैं और एक व्यक्ति है, उसको हर चीज के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। वो व्यक्ति डिप्रेस हो जाएगा, आउटपुट सही ढंग से नहीं दे पाएगा। जबकि अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग हम लोग मैनेजर रखते हैं तो सारी जो चीजें हैं, अधिकार और कर्तव्य, सबका सही बंटवारा होता है और जो काम है, वो जो आउटपुट है, हमको सही ढंग से मिलता है। इसमें निर्णय तुरंत होता है। जैसे मान लीजिए मैं 3 डिपार्टमेंट है, ए बी सी। अब ए डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम हो
तो यहाँ का जो मैनेजर वो संभाल लेगा, बी डिपार्टमेंट में हो तो यहाँ का मैनेजर संभालेगा, सी होगा तो यहाँ का। लेकिन अगर मान लो एक ही व्यक्ति है तो ये यहाँ की जो कोई प्रॉब्लम होगी इस तक नहीं पहुंच पाएगी। जब एक डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम के कारण होगा, क्या होगा, ये दोनों डिपार्टमेंट भी डिस्टर्ब होंगे, बी और सी डिपार्टमेंट भी डिस्टर्ब होंगे। तो अगर विकेंद्रीकरण हो तो निर्णय तुरंत लिया जाता है और आउटपुट बहुत जल्दी मिलता है। इसमें नियंत्रण प्रभावशाली होता है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि ए डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है वो अपने पूरे डिपार्टमेंट को संभाल ले रहा है, इसके अंडर में 50 जो मजदूर है, कारीगर है, डिपार्टमेंट दूसरे लोग हैं, इसके भी 50, इसके भी 50 व्यक्तियों को नियंत्रित करना बहुत आसान होगा। और ये इसके फील्ड में जो व्यक्ति है उसका ये एक्सपर्ट है, तो ये उनको सही सलाह भी दे सकता है। भूलों में कमी आती है क्योंकि जैसे मैंने दोस्तों बताया कि आपको, जैसे मान लो एक कटिंग डिपार्टमेंट है आपका, रेडीमेड को ही लेके हम चल रहे हैं। कटिंग डिपार्टमेंट में जो मैनेजर मैंने रखा है, तो ये जो मैनेजर है ये कटिंग का एक्सपर्ट है, तो ये सारी चीजें संभाल लेगा। कोई समस्या होगी उसका भी निवारण हो जाएगा, कोई मशीन में प्रॉब्लम है तो ये व्यक्ति उसको सॉल्व कर लेगा अपने ढंग से। तो उसके कारण क्या होता है कि भूलें बहुत कम होती है और व्यक्ति जो होता है एक ही फील्ड में जुड़ा रहता है तो वो इस फील्ड का एक्सपर्ट हो जाता है, उसकी प्रतिभा का विकास होता है, अभिप्रेरणा में वृद्धि होती है, मोटिवेशन मिलता है, संवादिता का सर्जन होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन बना रहता है। अगला प्रश्न है, अधिकार सौंपना अर्थात क्या, इसका महत्व बताइए। अधिकार सौंपना अर्थात आदेश देना और उसका पालन हो रहा है या नहीं उसकी देखरेख करना। ये डेफिनेशन याद रखिएगा, इसी प्रकार से आपको बोर्ड में लिखना है। अधिकार सौंपना यानी व्यक्ति को जिम्मेदारी देना और उसके साथ साथ ये देखना कि आपने जो जिम्मेदारी उनका पालन हो रहा है या नहीं। इसका महत्व यह है कि संचालन इससे कार्यक्षम होता है, कर्मचारी का विकास होता है क्योंकि कर्मचारी को मालूम पड़ता है कि उसे करना क्या है, तो वो उस फील्ड में एक्सपर्ट हो जाता है। विशिष्टीकरण का लाभ, तो व्यक्ति को जब एक निश्चित प्रकार की जिम्मेदारी दी जाती है तो व्यक्ति उस फील्ड का स्पेशलिस्ट हो जाता है, यानी वो इस फील्ड में व्यक्ति स्पेशल यानी कि विशिष्ट हो जाता है। मोटिवेशन मिलता रहता है, संकलन बना रहता है और विस्तार का अवसर इसमें बना रहता है। अधिकार सौंपने के मूल तत्व समझाइए। अधिकार सौंपने के मूल तत्व, पहला है दायित्व सौंपना, अधिकार सौंपना, उत्तरदायित्व सौंपना। ये तीनों अधिकार सौंपने के 3 पायों की तरह है। तो पहले देखते हैं हम दायित्व सौंपना यानी क्या। दायित्व सौंपना यह प्रथम सोपान है, पहला स्टेज है। कोई निश्चित कार्य को पूर्ण करने के लिए यदि कार्य सौंपना आवश्यक हो तो वह दायित्व कहलाता है। दायित्व उच्च अधिकारी द्वारा दिया जाता है। दायित्व किसी कार्य के लिए विभाजित किया गया कर्तव्य है। दायित्व के कारण आदेश देने वाले और अधीनस्थ के संबंध स्थापित होते हैं। तो देखिए, जो ऊपर से आदेश दे रहा वो और जो जो निम्न नीचे काम कर रहा है, तो सबके बीच में रिलेशन स्थापित होता है। अधिकार सौंपना, अधिकार सौंपना या दूसरा सोपान है संचालकों द्वारा अधीनस्थों को जो कार्य सौंपे गए हो उन्हें अच्छी तरह से पूर्ण करने के लिए आवश्यक अधिकार देने चाहिए। जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए कि कटिंग डिपार्टमेंट अपने जो रखा है, इसमें जो मैनेजर है इसको हमने सारी अथॉरिटीज दे दी है, यानी इसके हिसाब से ये जो है शिफ्ट का काम जो है, मान लो कि हमारे जो मजदूर है हर रोज 8 घंटे काम करते हैं, लेकिन जब कोई फेस्टिवल का सीजन आएगा तो ये जो मैनेजर है अपने ढंग से निर्णय लेकर के जो शिफ्ट का टाइम 10 घंटे भी कर सकता है। तो ये जब अधिकार मैं अपने मैनेजर को दे दूंगा तो क्या होगा, उसके कारण उसको अधिकार मिलेंगे और जो मेरा जो लक्ष्य है जो कंपनी का वो सही समय पे पूरा और सही ढंग से हो जाता है। अधिकार द्वारा अन्य से काम लिया जा सकता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे जो मैनेजर है हमारा, ये 2 घंटे इसने टाइम बढ़ा दिए, इसके साथ साथ ये जान रहा है कि कुछ मजदूर इसमें तैयार नहीं होंगे, तो मैनेजर ने क्या किया है कि जो 2 घंटे का जो टाइम है, 2 घंटे खाली टाइम बढ़ा दिया, उसके बदले जो सैलरी है वो कर दी 1.5 गुना, 1.5 गुना सैलरी कर दी है। तो क्या है, सीधी बात है, कोई भी जो श्रमिक होगा वो काम करने को तैयार हो जाए क्योंकि उसको लाभ काफी ज्यादा हो रहा है। ये अथॉरिटी मैंने मैनेजर को दे दी है, तो उसके कारण क्या हो, मैनेजर बड़ी सुगमता से अपना काम कर सकता है। अधिकार सौंपना उच्च स्तर से निम्न स्तर की होता है, ये तो सिंपल सी बात है। अधिकार सौंपना विविध विषयों के लिए हो सकता है। उन विषयों में मार्केटिंग मैनेजर को उसके विभाग में आवश्यक खर्च करने का अधिकार, कर्मचारी नियुक्त करने का अधिकार, दंडात्मक कदम उठाने का अधिकार दिया जाता है।
अब जैसे मैंने आपको बता दिया कि मैनेजर मैंने रख दिया भाई, कटिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर है। अब ये मैनेजर अपने, जब मान लो फेस्टिवल का सीजन आ रहा है तो दिवाली से पहले ये 10 नए श्रमिकों को जोड़ सकते हैं। उसके लिए उनको किसी और से मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं है। ये 2 महीने के लिए जो श्रमिक है उनकी वेतन भी बढ़ा सकते हैं। और उन्होंने देखा कि कोई जो श्रमिक है वो बार बार रजाएं दे रहा है, छुट्टी कर ले रहा है, तो सूचनाओं का सही ढंग से पालन नहीं था तो उसे दंड भी दिया जा सकता है, उसकी पगार में कटौती की जा सकती है, उसे नौकरी से भी निकाला जा सकता है। इतने सारे अधिकार मुझे मैनेजर को देता हूं, तो जाके हमको कंपनी का जो लक्ष्य है उसको हमको प्राप्ति होती है। उत्तरदायित्व सौंपना, उत्तरदायित्व सौंपना अधिकार सौंपने का अंतिम सोपान है। अधीनस्थों द्वारा किए गए कार्यों का उत्तर देने का दायित्व निकट उच्च अधिकारी को होता है, उसे दायित्व कहते हैं। अब जैसे मैंने बता दूं कि जो हमारा कटिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं जिससे आपको चीज समझ में बैठ जाएगी। तो इसके ऊपर मैनेजर होगा। तो अगर जैसे मान लो फेस्टिवल का सीजन चल रहा है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो मैनेजर कटिंग डिपार्टमेंट के मैनेजर से पूछेगा कि भाई इसके लिए आपने क्या नए कदम उठाए, अब आपको प्रोडक्शन बनाने के लिए क्या कदम उठाने हैं। तो इसके लिए जो कटिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर है उसकी जिम्मेदारी, उसकी जवाबदेही, उसका उत्तरदायित्व मैनेजर के प्रति, जनरल मैनेजर के प्रति, सीईओ के प्रति देना होता है। उसको हम कहते हैं उत्तरदायित्व। तो इस तरह से दोस्तों हमारा यहाँ ये जो चैप्टर है पूरा हो गया है। आई एम श्योर आपने बहुत कुछ सीखा होगा, आप इसे कभी भूलने वाले नहीं हो। ऐसे मजेदार वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव ए वेरी नाइस डे।